कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2022। यूपी टेट 2022 यूपी टेट 2022 की एग्ज़ाम्स होने वाली है यूपी टेट में 23 जनवरी 2022 को। इसके लिए हम आपके लिए डेली लेक्चर वीडियोस एंड प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ईवीएस की, यानी पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें से आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं ईवीएस के। सीडीपी के भी प्रैक्टिस आपको रेगुलर मिल रहे हैं। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी के लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिल रही है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से 15 क्वेश्चन जो आपको रहेंगे वो 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रहेंगे। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन आपको रहेंगे वो नए सिलेबस के आधार पे आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन में से कितने करने हैं, मिनिमम 25 आपको यहाँ पर करने हैं, ताकि आपकी स्ट्रेंथ का पता चले आप कितने बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको जो हम 3 फार्मूले बताए हैं, सबसे पहले आपको नोट्स लेने हैं, लेक्चर वीडियोस देखनी है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में भाग लेने हैं। इन तीनों चीज़ों के आधार पर 130 प्लस मार्क्स इस बार यूपी टेट में आप 100% के साथ कवर करेंगे। ये टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको गारंटी लेती है। तो आपको नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। इनमें से कौन सा पदार्थ जैव अपघटनीय पदार्थ है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताने हैं ऐसे कौन सा पदार्थ है जो जैव जैव अपघटक का एक रूप पदार्थ है, आपको बताना है। चलिए राइट आंसर बताइए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा जैव अपघटक किसे कहते हैं। अगर हम जैव अपघटक की यहाँ पर बात करें तो वो ऐसा पदार्थ है, यहाँ पर बात करेंगे जैव अपघटक के बारे में, तो वो ऐसा पदार्थ है जो हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल, हमारे जो जैविक परितंत्र हैं उसमें आसानी से क्या हो जाए, आसानी से नष्ट हो जाए। ठीक है, आसानी से नष्ट हो जाए। ठीक है, उसे हम जैव अपघटक कहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आसानी से नष्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। कौन आसानी से नष्ट नहीं हो रहे? प्लास्टिक, पॉलीथीन की अगर बात करें तो ये भी आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, और शीशा ये भी हमारे आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैव अपघटक पदार्थ जो होते हैं, जैव अपघटक जो पदार्थ होते हैं हमारे वायुमंडल में, कौन नहीं हो रहा? प्लास्टिक नहीं हो रही है, पॉलीथीन नहीं हो रही है, और शीशा भी नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। ईडीगम राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, सिक्किम। ईडीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये आपको बताने हैं। चलिए राइट आंसर आप बताइए। लेक्चर वीडियोस जब हम कर रहे थे तो हम आपको बताए थे ईडीगम राष्ट्रीय उद्यान, जब पढ़ रहे थे तो ईडीगम राष्ट्रीय उद्यान भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ईडीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपको यहाँ पर बताने हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए कहाँ पर होगे। अगर यहाँ पर इडिगम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, जम्मू एवं कश्मीर में। अभी तो जम्मू और कश्मीर अलग अलग है, लेकिन पहले एक ही था। तो जम्मू और कश्मीर के में इडिगम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम यहाँ पर जिले की बात करें तो ये श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर जिले में है। जिले में अगर इसकी बात करें तो ये इसकी जो बनाई कब गई थी, राष्ट्रीय उद्यान कब बनाई गई थी? 1981 में इसको बनाई गई थी। इडिगम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे? किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटकर, इनमें से कोई नहीं। तो किरण बेदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह भारत की पहली महिला आईपीएस आईएएस है। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो चिपकू आंदोलन के प्रणेता थे, सुंदरलाल बहुगुणा। मेघा पाटकर की अगर हम बात करें तो ये कौन से बचाव योजना की बात हो रही थी? नर्मदा बचाओ योजना योजना में कौन सा मेगा पाटकर ने सक्रिय एक्टिव है? तो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बात करें तो चिपको आंदोलन इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन के बारे में और कुछ जानकारी, चलिए बात करते हैं उसके बारे में भी।
चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। अगर इसको बात करें तो कब की गई थी, ठीक है, 1973 में की गई थी। कब की गई थी, सॉरी एक सेकेंड, सुंदरलाल बहुगुणा कब की गई थी, 1973 में आपको की गई थी। इसको अगर बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। वृक्ष आंदोलन बचाओ योजना के अंतर्गत ये आता है, यानी पर्यावरण के रक्षक थे ये, पर्यावरण के समर्थन में ये, पर्यावरण के ईवीएस के बारे में, अगर ईवीएस नहीं, ईवीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में शुरू हुई थी। चलिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था, 2011, 1970, 1973, 2007 में। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये कब लागू हुआ था, ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में लागू किया गया था, 1 अप्रैल। अगर इसकी तारीख की बात करें तो 1 अप्रैल 1973 में, ठीक है। नर्मदा बचाओ चिपको आंदोलन जब हुआ था उसी के आसपास ये कहानी हुई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के, यहाँ पर भी आपको याद होगा, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कभी कभी ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी उत्तराखंड राज्य में। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, 97.2%, 22.15%, 0.65%, 0.0%। जाहिर सी बात है, तो ये तो हमारे जो भाग हैं ये सिर्फ लवण से बना हुआ है, ठीक है। ये भाग जो है ये लवण से बना हुआ है, ये लवण से बना हुआ ठीक है। चलिए बात करेंगे तो अगर पीने योग्य कौन से पानी है, ठीक है, पीने योग्य कौन सा पानी है, कितने प्रतिशत पानी है समुद्रों में, 65%। समुद्र की बात अगर पानी की बात करें तो 55% है, 0.65%। अगर समुद्र की बारे में बात करें तो ये बाकी जितने पानी बचे वो क्षारीय है, यानी कि लवण है, ठीक है, क्षारीय है, लवण है। और होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अर्थ की बात करें, अर्थ पर कितना पानी आपके लिए पीने योग्य है, तो 2.25%। पूरी पूरी दुनिया में, जिसमें समुद्र में 2.15% है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बॉड 5 क्या है, BOD बॉड 5 क्या है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 month, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 minutes। यानी आपको यहाँ पर BOD का जो फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तो सही रहेंगे, लेकिन 5 में आपको कन्फ्यूजन करके रखा है कि वो क्या होने वाले हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसकी अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days। इन 5 days का मतलब होता है कि 5 दिन के अंतर्गत इसमें जल और वायु, क्या, जल या वायु, ठीक है, वाटर या जो एयर होती है, उसी ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है बॉड 5 में। यह जैविक ऑक्सीजन के भाग की एक इकाई है। किसकी इकाई है, जैविक ऑक्सीजन की, याद रखेंगे, ये एक जैविक ऑक्सीजन की भाग की एक इकाई है। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, UV रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन, इंफ्रा रेडिएशन। हरित गृह प्रभाव यानी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी पर कौन सा प्रदूषण होता है, ये आपको बताने हैं। हरित गृह प्रभाव से कौन से
जो रेडिएशन होते हैं, प्रभाव होते हैं, ये आपको बताने हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए, इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर जो होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये पृथ्वी पर आने वाले जो किरणें हैं उसे पुनः अवरक्त कर कर वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार की इंफ्रारेड इसमें वृद्धि हो जाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन में इस प्रकार से वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। लंदन ध्रुव पाया जाता है ग्रीष्म काल के दिन में, ग्रीष्म के सुबह के समय, शीत काल के दिन के समय, शीतकाल के सुबह में। ठीक है, लंदन धूम्र पाया जाता है। चलिए राइट आंसर बताइए। लंदन धूम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शीतकाल के सुबह के समय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हवा का एक त्रिभंवर है, हवा का एक त्रिभंवर है जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है। यह कहा जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, सॉरी कहा जाता है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय भवमंडल, ऑप्शन ए एंड बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको ध्रुवीय ध्रुवीय भवमंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण होगी। मीथेन मीथेन फॉस्जीन, मीथेन आइसोसाइनाइड, मीथिन एमाइन। तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी जो बहुत बार हमने जब प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में बारी बारी से ये क्वेश्चन इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी ऐसा यूपी टेट का एक बार भी एग्जाम से नहीं गया है जो इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट में करवाते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो ये हुआ कब था, 1984 में। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। कौन से गैसों के कारण, यहाँ पर MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। ठीक है, कौन से कंपनी में इसमें यह घटना, कौन सी कंपनी में जो विस्फोट हुई थी, ये आपको पेस्टिसाइड कंपनी, क्या नाम थी, पेस्टिसाइड कंपनी की नाम था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड पानी में अगर इसकी एक बूंद भी अगर इसे टकराने से तो विस्फोट हो जाती है, जिसमें से हमारे ऑक्सीजन में जो हमारे वातावरण में इसमें जहरीली गैसों का प्रभाव हो जाता है, जिससे हमारे फेफड़े जाकर लंग्स को गला देते हैं। इसीलिए बहुत सारे हजारों की मात्रा में संख्या में लोग वहाँ पर मरे थे। श्वेत फेफड़ा कैंसर किसे कहते हैं। एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से, सिलिका से। श्वेत फेफड़ा कैंसर किसे कहते हैं ये आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, टेक्सटाइल। श्वेत फेफड़ा कैंसर किसे कहते हैं, टेक्सटाइल कंपनी। टेक्सटाइल कंपनी जो बड़े लेवल पे कपड़े की फैक्ट्री करती है, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करती है, कपड़े बनाती है, टेक्सटाइल कंपनी होती है। जितने भी कपड़ों की कंपनी देख रहे हैं उसमें से श्वेत फेफड़ा कैंसर होते हैं। अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं, इसमें से जो छोटे छोटे रूई के जो कण होते हैं सांस की मदद से, हमारे जो नाक में सांस की मदद से वो जो हम जाके हमारे फेफड़े से चिपक जाते हैं, जिसमें से श्वेत फेफड़ा कैंसर हो जाते हैं। टेक्सटाइल कंपनी से याद रखेंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस गैस की गहन संगलनात्मक हीमोग्लोबिन से होता है। O2NO, सॉरी CONO, O2CO2 किससे होती है ये आपको बताने हैं। जल्दी राइट आंसर अपना बताइए क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। चलिए राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं O2। O2 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन कार्बन मोनो मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हम
O2 की बात करते हैं, यानी ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये दोनों मिलके सबसे ज़्यादा किसको, हीमोग्लोबिन के बनने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी 15 अगस्त 1945। 26, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी, ठीक है, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945। चलिए, इतिहास में सबसे पहले जो परमाणु दुर्घटना हुई थी अमेरिका द्वारा भारत में, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम जो गिराया गया था वो परमाणु बम था, दुनिया का पहला। और दूसरा भी वही उसी दौरान गिराया गया था, 3 दिन के अनुसार। पहले पहले की अगर हम बात करें तो 6 अगस्त, और दूसरे की बात करें तो 9 अगस्त की 1945। ठीक है, 1945 की ये बात है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम पूरी डिटेल पर बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 अगस्त 1945 में इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना हुई थी अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका ने किस पर गिराया था, जापान के हिरोशिमा में। जापान के हिरोशिमा शहर में जाके परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगर हम बात करें अब तक परमाणु जो हुई थी कितनी बार वहां पर गिराई गई थी, पहला 6 अगस्त 1945 को, दूसरा 6 अगस्त के बाद फिर 9 अगस्त। ठीक है, दूसरा जो था 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था, ये नागासाकी में। 6 अगस्त को कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा में। ठीक है, हिरोशिमा में। और 9 अगस्त को कहाँ गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। ठीक है, नागासाकी, ये दोनों शहर जापान के हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये गिराया गया था, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, जिसमें से हजारों लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन्य मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित के क्षेत्र विकसित किया जाए, उन्हें 2004, 1994, 1984, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए, क्यों दिया इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारत में है जो एक ही है। उन्होंने 1994 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और वन्य मंत्रालय को ये आदेश जारी करके कहा कि ताजमहल के आसपास में प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ रही है, जिसमें से अम्लीय, ठीक है, अम्लीय वर्षा हो रही है, जिसमें से अम्लीय वर्षा हो रही है, और उसके जो गुंबद है वो क्षारीय हो रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमारे वर्ल्ड हेरिटेज को, ताजमहल हमारे वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें क्षति हो रही है, जिसके वजह से ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित की जाए, जिसमें से ताजमहल को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, एसिड रेन की यहाँ पर बात हो रही है। शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का ऊर्जा दिया जाता है, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया जाता है वो है, चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, शांत घाटी को राष्ट्रीय जो पार्क का दर्जा दिया जाता है, इसको हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, हॉट स्पॉट के भी नाम से जानते हैं। हॉट स्पॉट क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविधता, विविधता पाई जाती है हॉट स्पॉट की। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये भारत के दक्षिण राज्य केरल में उपस्थित है। यह स्थल विविधता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया जाता है, नेशनल पार्क का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की हम लोग और बढ़ते हैं। सॉरी, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्त का प्रयोग किया जाता है, ग्रेविटी, सेंटरिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, उपरोक्त सभी।
चलिए बात करते हैं कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्रेविटी सेंट्रलिंग चैम्बर ऑप्शन ए इस्तेमाल किया जाता है, साइक्लोन कलेक्टर उपयुक्त किया जाता है, फैब्रिक फिल्टर ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण यानी नियंत्रण एवं रोकथाम प्रदूषण को नियम 2001 निर्देशित करता है। पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि को स्पीकर का प्रयोग किया जाता है वो ध्वनि प्रदूषण। बी एंड सी या फिर सिर्फ यही दोनों होंगे राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। आपको यहाँ पर बात जाननी होगी कि सबसे पहले जो नियम बनाते हैं वो हमारे देश के लीडर बनाते हैं, ठीक है, लीडर बनाते हैं जिसको हम लोग नेता कहते हैं। तो नेता जब किसी सभा में जाके अपने तीव्र भाषण देंगे उसे तो वो कभी रोकने वाले हैं नहीं, तो इस हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पटाखे कौन जलाते हैं? हम लोग जलाते हैं, इसके लिए रोक लगा दी गई है। लाउड स्पीकर किसने उनका प्रदूषण करता है? वो हम लोग करते हैं, इसके लिए रोक दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों होगा, लेकिन तीसरा ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको जल्दी लगाने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। IUC का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको बता दें, क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। IUC का फुल फॉर्म आपको पता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1964 में हुई थी प्रारंभ, ठीक है। कौन सी बुक की बात करते हैं? श्वेत डाटा बुक या रेड डाटा बुक? नील डाटा बुक तो कभी नहीं होगा, ये एक नहीं होगा, तो ये भी नहीं होने वाले हैं। तो राइट आंसर आपको बताइए जल्दी क्या हो जाएगा, ठीक है, रेड डाटा बुक। संकटग्रस्त जो प्रजाति है, जो जीव जंतु है वो हमारे दुनिया से जो विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त होने वाले संकटग्रस्त प्रजातियों की जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है उस रिपोर्ट को हम कहते हैं रेड डाटा बुक। सन कब चलाई गई थी IUC के द्वारा? 1964 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया है। BR अम्बेडकर, भजन लाल, गुरु जम्बेश्वर, जोधपुर के राजा द्वारा। चलिए राइट आंसर बताइए। बिश्नोई समाज, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आपको पता होगा कि बिश्नोई समाज के बारे में सीटेट में लगभग 10 बार क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। मिनिमम की मैं बात करता हूँ, मैक्सिमम मेरे पास जो आइडियाज़ है मैं उसी के आधार पे बात कर रहा हूँ। तो बिश्नोई समाज कहाँ के थे? जोधपुर राजस्थान के थे। लेकिन इस समाज को जो स्थापित किया गया था गुरु जम्बेश्वर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? गुरु जम्बेश्वर के द्वारा इसका स्थापना की गई थी 15वीं शताब्दी में, ठीक है। 15वीं शताब्दी की यहाँ पर बात हो रही थी। चलिए निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? SO2, CO, NO, इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ये इसका पत्तियों पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ता है, पत्तियों का गिरना होना शुरू हो जाता है। पानी में पाए जाने वाला रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है कैंसर का, आंख से पानी गिरना, DNA विखंडन, उपयुक्त सभी का। अगर हम बात करें रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में, आंखों से पानी गिरने की यहाँ पर बात हो रही है, कैंसर की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है।
रेडियो सक्रिय युक्त जो जल पानी के मानव के शरीर में जाता है, पानी मानव के शरीर में जाता है, जिसमें से बहुत सारे व्यक्ति संक्रमित हो जाते हैं। जैसे कैंसर भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको जो दिखाई देते हैं लक्षण आँखों से पानी गिरना, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें डीएनए विखंडन की बात करें तो ये भी होते हैं, कैंसर भी होते हैं, पर ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, आँखों से पानी का गिरना होता है। महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण है। ध्रुवों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारे देश है, हम सभी दुनिया के सभी देशों में महासागरों में जल के स्तर में वृद्धि जो होता है उसका कारण है ध्रुवों पर जो अत्यधिक बर्फ जमा होता है उसका पिघलना, जिसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। यानी हम मनुष्य पोल्यूशन फैला रहे हैं। पोल्यूशन से क्या हो रही है, पॉपुलेशन फैला रहे हैं, पॉपुलेशन से सबसे पहले पॉपुलेशन फैला रहे हैं, पॉपुलेशन से पोल्यूशन हो रही है, पोल्यूशन क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है, यानी विश्व को गर्म कर रही है, जिसके कारण फिर गर्मी के दिनों में हमारे ध्रुवों पर जो बर्फ होते हैं वो पिघल रहे हैं और धीरे धीरे नदी नालों पहाड़ों झरनों के माध्यम से हमारे महासागरों में जाती है, जिसकी जल में वृद्धि होती है। आने वाले समय में भारत के 5 ऐसे मेगा सिटीज़ हैं, जैसे राज्य हैं, वो शहर हैं जिसको हम बोल सकते हैं मेगा सिटीज़, वो डूबने वाले हैं आने वाले 2050 साल के 2050 के बाद। इस पर मंडरा रहा, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब शहर हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस सर्वप्रथम पहचाना गया था जिप बेपिस्टो ग्रीनवुड के द्वारा, जीन बेपिस्टो फ्यूरियर के द्वारा, जीन बेपिस्टे ग्रीन हाउस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव याद रखेंगे, रिलेट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी, ठीक है। अगर हम वैश्विक तापन, अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, डिटेल में बात की, तो विश्व को जो गर्मी देने का जो सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से क्या होती है, वो गैसें बनती है। और कौन से गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC बोलते हैं, मीथेन, ये भी सबसे ज़्यादा ये भी हानिकारक हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। नाइट्रस ऑक्साइड भी वगैरह सब है, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अत्यधिक जो इसका जो मैन इफेक्ट करता है CO2 करता है, तो ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएंगे। और सब कैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने CO2 का यहाँ पर मेंशन किया गया है, मीथेन की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये भी हमारे पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए है, CFC की बात करें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा उपस्थित होता है, HNO2, H2SO4, CH3, COOH, A and B दोनों। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A and B दोनों हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस स्तर पर नीचे नीचे जाने से ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है, 100 DU, 400, 800 DU, 400 DU, 200 DU, ठीक है। डाप्सन यूनिट, DU का फुल फॉर्म अगर हम बात कर लें तो डाप्सन, ठीक है, डाप्सन यूनिट की बात कर लें, DU का फुल फॉर्म अगर बात करें तो डाप्सन यूनिट, लेकिन कितने नीचे जाने के बाद यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर है 200 DU की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं।
क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ यानी एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म आपको पता है? बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिसको एनजीओ का फुल फॉर्म पता नहीं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता है। दोनों बातें मैं आपको कह रहा हूँ। एनजीओ का फुल फॉर्म पता है? नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनजीओ जिसको असरकारी, सरकार उसकी संचालन बिल्कुल भी नहीं करती है। WWF फॉर नेचर भारत, भारतीय वन जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन जीवन क्रिया योजना, उपरोक्त सभी की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए राइट आंसर बताइए। वन्य जीव संरक्षण निम्न में से कौन सा असरकारी यानी एनजीओ है? WWF फॉर नेचर भारत, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर, WWF को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड फाउंड, वर्ल्ड वाइल्ड फाउंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड फाउंड फॉर नेचर, ठीक है। ये भारत के लिए कार्य कर रही है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। कौन सा है जो अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? ये राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद सार्वभौमिक यानी कि सभी के लिए बराबर, न लिंग की भेदभाव कर, न जाति के, न मूल निवासी की, किसी भी चीज़ों का यहाँ पर भेदभाव अनुच्छेद 15 नहीं करता है। आगे क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। 10% नियम दिया गया है लिंडमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बैकमान द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10% नियम की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए लिंडमान द्वारा दिया गया था 1942 में, ठीक है, लिया गया था, ठीक है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया 1967, 1969, 1971, 1973। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है, याद रखेंगे आप। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1969 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA स्थापित किया गया था, ठीक है, 1969 को। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हम आज कितने क्वेश्चन को कवर किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को कवर किए। आपको 25 के यहाँ पर मिनिमम आंसर कवर करने हैं, ताकि आपको आपकी जो पता चलेगा आपको कितने बेहतर तरीके से आप इन्वायरमेंट पर्यावरण को समझ रहे हैं और कितने बेहतर से क्वेश्चन को लगा रहे हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हमने 3 फॉर्मूले दिए हैं आपको 130 प्लस लाने के। 150 की जो तैयारी होती है हम टोटल नंबर पर करवाते हैं, जिसमें 130 आपको 130 प्लस लाने की हम टीचिंग इंस्टीट्यूट गारंटी देती है। जिसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? नोट्स लेनी होगी, लेक्चर वीडियोस देखनी होगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में आपको भाग लेनी होगी। तो चलिए नोट्स के लिए नंबर बता दूं 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। 100% सफलता आपको मिलेगी। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई सेशन के साथ। हमने आज CDP के क्वेश्चन को कवर किया, EVS के क्वेश्चन को कवर किया। अब हम मैथ की क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश की क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाएंगे, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको फ्री में टेलीग्राम अपलोड कर लिए रहेगा। आप वहाँ पर डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी हमने आपको पढ़ाया सभी का टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और सभी के प्लेलिस्ट का भी लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर